सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। तहरीके इंसाफ तब्दीली का नारा लगाकर इख्तियार में आई थी, लेकिन ये कैसी तब्दीली आई है कि अब कानून साजी पर भी डाक पड़ने लगे हैं। डाके। मेरा इशारा शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल तरमीमी एक्ट की तरफ है, जिससे अब पंजाब हुकूमत ने अलहदगी जाहिर कर दी है। काश्तकारों के हुकूक पर पड़ने वाले इस डाके पर अब किसे कसूरवार ठहराया जाए। ये कानून काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक था, लेकिन करिश्मा साजों की मुदाखलत से काश्तकारों के बजाय शुगर फैक्ट्रीज के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बन गया। ये कारिस्तानी किसकी है, इसका पता लगाना हुकूमत का काम है। सिर्फ इससे अलहदगी का इजहार करके काम नहीं चल सकता। यह कार्रवाई इस बात का सबूत है कि शुगर माफिया के हाथ किस कदर लंबे हैं, जो कानून साजी जैसे अहम काम से खिलवाड़ कर सकता है। हुकूमत पर पहले ही शुगर स्कैंडल की इंक्वायरी भुगतने वाले जहांगीर तरीन को एनआरओ देने का इल्जाम लग रहा है, जिसे हुकूमत मुसलसल मुस्तरद कर रही है। अब खबर यह आई है कि जहांगीर तरीन के इलाके लोधरा में डीपीओ का तबादला कर दिया गया। यह तबादला मामूल की कार्रवाई या फिर किसी दबाव का नतीजा, इसका पता भी आने वाले दिनों में चल जाएगा। बाबर डोगर साहब इस बारे में मजीद बताएंगे। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ नए मिशन पर हैं। यह मिशन पार्टी पर कंट्रोल का है या पीडीएम को जोड़ने का, इस पर भी अंदाजे लगाए जा रहे हैं। खबर यह है कि शहबाज शरीफ की दावत पर भी बिलावल की तरफ से माजरत की गई है। क्या ये पीपल्स पार्टी की तरफ से पक्का जवाब है या बिलावल का बैरून मुल्क होना इसकी वजह है? एक और मामला जिसे पंजाब में बड़ी तब्दीली से जोड़ा जा रहा है, वो चौधरी निसार का 3 साल बाद पंजाब असेंबली का हलफ उठाने का मामला है। चौधरी निसार हलफ उठाने तो पहुंचे, लेकिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी की वजह से हलफ ना उठा सके। मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी निसार ने किसी बड़ी सियासी गेम का हिस्सा होने से इनकार किया, लेकिन सवाल यह है आखिर इन्हें अब हलफ का ख्याल क्यों आया? ख्याल के घोड़े वजीर आज़म इमरान खान के ISI हेडक्वार्टर के दौरे और इसमें अहम इजलास की सदारत करने के बारे में भी दौड़ाए जा रहे हैं, जिसमें तीनों सर्विसेज चीफ्स ने भी शिरकत की। इस इजलास में किन मामलों पर बात हुई, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जिक्र कर लेते हैं PTI कोर कमेटी इजलास में वजीर आज़म इमरान खान के दावे पर, जिसमें इनका कहना था कि हुकूमत जाती है तो जाए, एनआरओ देने के मामलों पर समझौता नहीं होगा, ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होगा। वज़ीर आज़म का यह पैगाम किसके लिए है, इसी से आगाज करते हैं। असद खरल बाबर डोगर मेरे साथ है। असद खरल साहब, ये किसके लिए पैगाम है? देखिए, जो इमरान खान साहब के वाले से जो ख़ास तौर पर उन्होंने बात की ना कि PTI में मोटरसाइकिल पर बैठकर जो लैंड क्रूज़र जो है उसका ख्याल दिल से निकाल दें। चुन के आप वो जुमला लाए हैं जो बड़ा जबरदस्त किस्म का। आप इस हवाले से अगर बात की जाए किस किस के लिए, तो मोटरसाइकिल पे तो जहांगीर तरीन साहब भी जाया करते थे। अच्छा, अब तो मोटरकेड है उनके पास लैंड क्रूजर के। तो मेरा ख्याल है अगर और तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, मैंने बड़ा देखा भाला कि जितने भी पीपल जो PTI के जो अभी जो उनके ऑफिस बेरर हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी अगर शुरू हो जाए तो उससे लेकर प्रोविंशियल जो है ऑफिस बेरर जो है, लेकिन इसमें उन्होंने कहा PTI में मोटरसाइकिल पे आने वाले सेनेटर भाई वो तो जहाज पे आए थे। उनके जहाज पे तो इमरान खान सैर करते रहे हैं, वो कौन से मोटरसाइकिल पे आए थे? PTI में मोटरवे पे आने उन्होंने ये लिखा PTI में मोटरसाइकिलों पे आने वाले, मोटरसाइकिलों पर आने वाले जो है ना, वो तो एक दो ही बंदे शायद भी हो सकते हैं, बल्कि शायद वो भी जहांगीर तरीन जहाज में इमरान खान साहब मैं उससे फ्रांस गए थे, मुझे याद है। अच्छा, जब उन्होंने ज्वाइन किया उसके एक हफ्ते के बाद उनके जहाज पे फ्रांस, वो तो पूरा इलेक्शन कैंपेन में वो जहाज चिंगची की रक्षा की तरह चलता रहा। फिर जिस तरह ज्वाइनिंग हुई उसमें जहाज जो है पटके पहनाने में उसका बड़ा लीडिंग रोल था। बलूचिस्तान हुकूमत के वाले से जब नून लीग की वहाँ पे जिस तरह तोड़ फोड़ हुई, फिर जब ज्वाइनिंग कराई गई, जो आज़ाद जो लोग हैं उनको पटके पहनाने के लिए सारा जहाज भर के जिस तरह चिंगची रक्षा, थोड़ा सा आपने कहना है मोटरसाइकिल पे वो नहीं होंगे। PTI में मोटरसाइकिल पे नहीं आया, लेकिन ये है कि मोटरसाइकिल एक वक्त में वो मोटरसाइकिल पे आते थे जब वो लेक्चर थे, उसमें इसमें तो कोई दो राय नहीं। और उसके बाद जारी बात है उनके पास तो लैंड क्रूजर के मोटरकेड है और बहुत सारे माशाल्लाह जहाज भी उनका अपना है। तो मामला ये है कि जो इमरान खान साहब ने ये 2-3 बातें, एक तो उन्होंने ये कहा है कि मैं जो वही बात कि कंप्रोमाइज़ जो है मैं नहीं करूँगा, और सब के नाम NRO जो है उनका उन्होंने कहा किसी सूरत में मैं नहीं दूँगा। फिर
जब बात करते हैं कि ब्लैकमेलिंग की जो है साहब से जो है उस हवाले से बिल्कुल उससे पीछे नहीं हटूँगा, और जो मुखालफी नहीं तो अपनों से ज़्यादती क्यों होगी। अब ये बात ज़रा समझे ना कि यानी इसके तरफ वो ये कह रहे हैं कि मैं तो विक्टिमाइजेशन जो है या किसी के साथ जो ज़्यादती है, इंतकामी कार्रवाई है, अगर मुखालफों के ख़िलाफ़ मैं नहीं कर रहा तो यकीनन जो ये जो ग्रुप बना है या जो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो लोगों का ग्रुप एक सामने आया, तो उनका मसला यही है कि उनके साथ भी ज़्यादती हरगिज़ नहीं हो सकती। और जो लोधरा के DPO का तबादला है उस हवाले से डॉक्टर साहब बताएंगे, लेकिन जो चौधरी निसार अली खान के हवाले से उस वक्त जब नहीं, मैंने वैसे एक बात की थी बहुत दिन पहले, बल्कि कई हफ्ते पहले, मैंने कहा था वो हलफ उठाएंगे। ये मैंने बताया था कि वो 24 मई को, आपको याद होगा कि 24 मई को मैं क्या हलफ उठाने, अब आए हैं तो उठाया, उनको किसी ने हलफ उनसे नहीं लिया। अच्छा, अगली बात है, अगली खबर वो है, बहरहाल ये है कि चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और मज़ीद तेज़ियाँ होंगी। और जो बड़े बड़े अहम जो शख्सियात के इजलास और वज़ीर आज़म के हवाले से बहुत सारी इनसाइड है वहाँ पे, वो भी बताएंगे। अभी फिलहाल डॉक्टर साहब जरा जहांगीर तरीन का नाम आया और लोधरा से उनका तल्लुक है, लोधरा का तबादला है और उसके अंदर उन्हीं कहानी क्या है। एक तरफ NRO नहीं दूंगा, कुछ भी कर लें, और हुकूमत जाती है तो जाए, ये बड़ा वाज़ेह जुमला है, हुकूमत जाती है मुझे परवाह ही नहीं है, ये ब्लैकमेल नहीं होगा। फिर साथ ये कहना जायज़ मुतालबात भी माने, और वज़ीर आला से भी मुलाकात होगी हम ख्याल ग्रुप की, उससे पहले वज़ीर आज़म से मुलाकात हो गई, और वज़ीर आला से मुलाकात के बाद हम ख्याल ग्रुप बड़ा मुतमईन हो गया और DPO लोधरा का तबादला भी हो गया। तो फिर ये क्या हो रहा है? NRO नहीं है तो और क्या है? फिर जायज़ मुतालबात कौन से हैं जो माने जाएंगे? ये सब और शुगर माफिया के हवाले से देखें ना, जो लेजिस्लेशन है। उसामा साहब, ये देखिए, एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ना मैं किसी के हाथों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, किसी माफिया के हाथों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, गवर्नमेंट जाती है तो जाए जी। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन, उन्होंने जब चीफ मिनिस्टर पंजाब, उसको आंखें दिखाई कि जनाब हम फिर बजट नहीं पास होने देंगे, तो चीफ मिनिस्टर पंजाब उस फौरी तौर पर उनको बुला भी लिया। वहाँ पर अफसरान का रोला था, आपको पता था, उन्होंने कहा जी हमारी मर्जी के अफसरान नहीं लग रहे। वो तो उसी दिन आपने बताया था कि पहले इकरार हुसैन जो DPO थे और जो जहांगीर तरीन जो उनसे तंग थे, उसको चेंज कर दिया गया। एक जूनियर बंदा जो है अब्दुल रऊफ बाबर, उसको उन्होंने वहाँ पर उसकी जगह पे तैनात भी कर दिया DPO। डिप्टी कमिश्नर लोधरा जो जहांगीर तरीन का पुराना तैनाती था और उनका बड़ा खिदमत गुजार था जी, उसका तबादला हो गया 8 दिन पहले। आप अंदाज़ा करें, तबादला हो गया, अलविदाई पार्टी आ गई, वो लाहौर आ गया, नए बंदे के लिए इंटरव्यूज हो रहे थे तो उसका तबादला रुक गया, वो वापस चला गया लोधरा इस मुलाकात के बाद। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि उनसे कोई NRO नहीं होगा, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, गवर्नमेंट जाती जाए। दूसरी तरफ लोधरा और जहाँ जहाँ उनके बंदे बैठे हैं उनकी मर्जी के अफसरान वहाँ पे तैनात हो रहे हैं, उनको डेवलपमेंट के फंड दिए जा रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनको भी, उन पे भी नवासियात जारी हैं। यानी लोधरा जहांगीर तरीन का सर, लोधरा में तो जहांगीर तरीन ही है ना, और तो नहीं है। नवानी तो बकर से है, बाकी जितने भी लोग हैं वो लोधरा से तो और कोई नहीं है, लोधरा से तो जहांगीर तरीन ही है। और थोड़ा सा उन्होंने प्रेशर डाला, अपनी मर्जी के बंदे वहाँ पर लगवा लिए, DPO भी वहाँ पे अपनी मर्जी का लगवा लिया, DCO का ट्रांसफ़र लगवा लिया, लोधरा में पूरा कंट्रोल उनका हो गया। और उसके बाद बाकी जो उनके दो लोग हैं वो भी अपने हल्के फुल्के काम कराते रहेंगे। CM ने एक डिप्टी सेक्रेटरी वहाँ पे लगा दिया है, जिसको ये टास्क दिया गया कि जनाब आप CM मिले ना मिले, ये डिप्टी सेक्रेटरी है, इससे आपने रब्ता करना, ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। आपके जो 25-26 बंदे हैं ये आपकी खिदमत करेगा, आपकी मुठी चापी करेगा, आपने ट्रांसफ़र करवाना है, आपने फंड लेने हैं, आपको कोई मसला फौरी तौर पर डिप्टी सेक्रेटरी से रब्ता करें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिलता है या नहीं मिलता, इस चीज़ की परवाह ना करें। ये बंदा तरीन ग्रुप के लिए डिप्टी सेक्रेटरी लगा हुआ। अच्छा, अब आपका ख्याल है, आप इसको NRO का नाम दे रहे हैं, आपकी नज़र में ये NRO ही है और क्या है कि आप पे प्रेशर पड़ा, आपकी गवर्नमेंट गिरने लगी, जहांगीर तरीन के लिए है, उनके ग्रुप के लिए, या बाकी MNA MPs की भी ये बात इसी तरह से चल रही है? उन्होंने तो 1 घंटा मुख्तस कर दिया है वज़ीर आला ने कि उनके लिए, यही तो डिमांड पिछले दिनों MPs की तरफ से भी आई थी जब इमरान खान साहब ने हिदायत जारी की कि मामला देखें सारों को जो शिकायत हैं। तो ये तो सारे MPs के यही तो मसला है कि जी ये लोग रखते हैं। तो क्या जायज़ मुतालबात या जायज़ मुतालबात इसको कहेंगे? फिर बाकी वो क्यों कह रहे हैं कि जी मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, और इसका मतलब है इंक्वायरी जहाँ तक रोकने की बात है वो नो गो एरिया या वो रेड लाइन है, वो नहीं क्रॉस हो सकती। ये तबादले मुद्दे वो मेरा ख्याल इमरान खान साहब कह रहे हैं अच्छा यहाँ तक जो है सहूलत मिल सकती है, बाकी भी इस तरह की डिमांड्स करें शायद, मेरी नज़र में। उसामा साहब, जहांगीर तरीन की ग्रुप की पहली डिमांड क्या है? पहली डिमांड
मीडिया में या हम दोस्तों के सामने ये कहते हैं कि जी हमें इंसाफ चाहिए जी। हम ये नहीं कहते हमें फेवर चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन जब वो गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जनाब जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जो भी कार्रवाई हो रही है उसको फौरी तौर पर रोका जाए। जो मेरी इतलात है, रिपोर्ट्स यही हैं कि जहांगीर तरीन इतने साफ नहीं है उस इंक्वायरी में। बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो उनको दिए गए जिनके जवाब उनके पास नहीं हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के, बेनामी अकाउंट्स के और फ्रंटमैन जो रखे हुए हैं उनके ज़रिए से सट्टा माफिया के चार्जेस उन पे हैं जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं। और गवर्नमेंट के पास बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं उसके खिलाफ। FIA ने जो अपनी रिपोर्ट लिखी थी उसमें जहांगीर तरीन का रोल बड़ा क्लियर उन्होंने लिखा था। उस रोल की रोशनी पर उनके खिलाफ सारी इंक्वायरी इनिशिएट की गई। वो नहीं रुक रही। डॉक्टर रिजवान वापस जो JIT थी उसके सरबराही कह लें या इंचार्ज कह लें, वो दोबारा वहीं पर चले गए। वो मामला तो नहीं रुके, वो तो कहीं नहीं रुके। तो नजर आ रहा है कि NRO का मतलब होगा कि अगर शुगर इंक्वायरी जो है वो रुक जाती है या वहाँ खत्म होता है। ये तबादले बदले तो ये MPs अपने लेकर चले गए। आपने जिस तरह कल ये बात कही थी कि वो बात ठीक थी कि एक इंस्पेक्टर की मार है तो एक मोबाइल गाड़ी चली जाए तो वो उसकी मार है, तो वो बातें तो उस लेवल की थी कि ये कर लें वो कर लें, तो अपने मफादात के लिए गए थे। बात तो वही थी, तो उस तरफ हो रहा है। अच्छा एक और चीज बाबा साहब, वो जो इंक्वायरी चल रही थी उसामा साहब, जितनी स्पीड से चल रही थी अब स्लो हो गई। उतनी स्पीड से इंक्वायरी चल नहीं रही। आप देख लें, अब सिर्फ कोर्ट में बेल की हद तक तो जहांगीर तरीन पेश हो रहे हैं। सवालात के जवाब उन्होंने तसल्ली बख्श नहीं दिए। अब FIA उनको उस तरह से ग्राइंड नहीं कर रही, उस तरह से उनको बुला नहीं रही। अच्छा एक और कहानी भी है कि ये जो बजट है ये बड़ा क्रूशियल है। हुकूमत को ये खौफ या खदशा है कि ये बजट के दौरान कहीं इधर उधर ना ये लोग हो जाएं और फिर बजट पास करना मुश्किल हो जाए और हुकूमत को लेने के देने पड़ जाएं। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब को खतरा है कि एक दफ़ा बजट पास हो गया तो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। एजाज चौधरी साहब का बयान, सेनेटर बन चुके हैं, सीनियर रहनुमा हैं तहरीके इंसाफ के, उनका बयान मैंने खुद पढ़ा, छपा हुआ अखबार में कि ये इनके खिलाफ बजट के बाद कार्रवाई भी हो सकती है, जो हम ख्याल ग्रुप वगैरह है। तो ये दोनों तरफ ये मामला चल रहा है। आपको लगता है किस तरह का कोई गेम हो सकती है? मैं थोड़ा पीछे भी ले जाता हूँ असद करल साहब आपको कि जून जुलाई का, मैं आज ही पढ़ रहा था, सारे अखबारात में सबसे बड़ी खबर ये थी कि फैसल वाडा ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ये आप लोग तो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। और फिर जून जुलाई में जनाब मुलाकात भी हुई इमरान खान साहब से, दोनों लोगों ने की, उन्होंने कहा जी हम उम्मीदवार नहीं हैं। अब फिर इस तरह की बातें हैं कि जनाब ये बजट के दौरान इमरान खान को प्रेशर में लाया जाए, जहांगीर तरीन ग्रुप भी है, ये अब आगे हमने खबर पर बात भी करनी है कोई बैठक शैठक की। तो ये इमरान खान किसको कह रहे हैं ब्लैकमेल? कौन कह रहा है उनको जिसको कह रहे हैं मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, हुकूमत जाती है तो जाए? ऐसे तो नहीं जाएगी हुकूमत, कोई -1 वाला चक्कर फिर से हो रहा है। देखिए उसामा साहब, ये मेरा ख्याल बयान वज़ीर आज़म साहब जब से वज़ीर आज़म बने इमरान खान साहब तकरीबन को 3 को 100 दफ़ा दे चुके हैं। शायद मैं कम कह रहा हूँ, बड़ा मुहतात, इससे ज़्यादा दफ़ा वो इस वर्ड को यूज़ कर चुके हैं। NRO नहीं दूँगा, ब्लैकमेल नहीं दूँगा, किसी से समझौता नहीं करूँगा, एहतसाब से पीछे नहीं हटूँगा, हुकूमत गिरती है तो गिर जाए। अब मामला ये है कि जो ब्लैकमेल ही नहीं कर रहा, जो ये मीटिंग्स हुई, अब देखते हैं बहुत महीने पहले जब जहांगीर तरीन के हवाले से था कि आज या कल उनकी गिरफ्तारी होगी, मैंने कहा लंदन से वापस भी आएंगे, आपको याद होगा। फिर मैंने कहा कि जहांगीर तरीन साहब जो है धुल के क्लीन चिट उनको मिलेगी, उस वक्त को मानने के लिए तैयार नहीं था। ये तो आपने उस वक्त स्टेटमेंट दी थी, मैं जब कोई मानने को तैयार नहीं था, नई गेम चली थी जो भी ये सारा, और उस वक्त ये लग रहा था। अभी मैं कह रहा हूँ, अभी की बात है लेटेस्ट, डोगर साहब ने कुछ बातें बता दी कि DC उनके जो फेवरेट उनके लगाए हुए वो तब्दील हुए, वो वापस चले गए। जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की जो मुलाकात हुई थी उस्मान बुज़दार से, जो उन्होंने काम किए थे, जाहिर बात है जायज़ ही होते हैं, क्योंकि जो बंदे उन्होंने कहा जी इसको लगा दें, इसको हटा दें, ये जो बंदा है इसको वापस ला दें और इसकी जगह पर फलां को लगा दें, वो लग गए। अगली बात सुन लें, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बाबर साहब तो कह रहे हैं यही NRO होता है, बता दिया ना। अब वज़ीर आज़म इमरान, अब आप बता दें, नाज़रीन फैसला कर लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जो सरदार उस्मान खान बुज़दार की जो मीटिंग हुई है, उसकी जो अंदरूनी कहानी वो हुई, और KPK वाले से जो कुछ लोगों की मुलाकात हुई, 2 चीज़ें इमरान खान साहब ने की। KPK तो वज़ीर आला छापा मारने पहुंच गए। अच्छा, आप बोले एक तो कहा कि इलेक्शन की तैयारी करें, एक तो ने कहा इलेक्शन की तैयारी करें, हुकूमती गिरती है तो गिर जाए। ये है कहानी स्टीरियोटाइप जो अरसा दराज से वो सुना रहे हैं। अंदरूनी कहानी क्या है? वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब ने सरदार उस्मान बुज़दार से इस बात पर इत्तफाक किया है कि जहांगीर तरीन साहब जो है उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, कोई इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब पहले हो रही होगी यकीनन, या नहीं हो रही, वो बता सकते हैं। अच्छा। फिर ये पंजाब में शुगर माफिया का जो एक्ट आ रहा है, अब उसको कोर्ट एंड कोर्ट में ये बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि जायज़ जो मुतालबात है ना उनके वो तस्लीम हो। पहले तो वज़ीर आज़म साहब मिलने के लिए तैयार नहीं थे,
वो कह रहे थे किसी से कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, NRO नहीं दूंगा। और उसके बाद ये जो उन्होंने बाकायदा आगाह किया है, सरदार उस्मान खान बुजदार जो है उनको जो आगाह किया है, और उसी की कड़ी है कि DC उनके फेवरेट वापस चले गए और DPO उनकी मर्जी से वहां पे तैनात कर दिया गया। और इस हवाले से जो वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होगी, किसी के खिलाफ इंतकार कार्रवाई नहीं होगी। और मुलाकात में इस बात पर इत्तेफाक हुआ, इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि तहकीकात के दौरान हुकूमत गैर जानबदार रहेगी। अली जफर साहब की रिपोर्ट, हुकूमत की गैर जानबदारी, डॉक्टर जवान की जगह के और किसी को जो सरबराही देना, मुझे बताएं, ये NRO है नहीं है, ये जानबदारी है जो सर NRO टर्म है, नहीं है। डोगर साहब ने बता दिया, मुशर्रफ साहब के दौर की बात है, उसमें बहुत से केसेस थे जो खत्म किए थे, NRO नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, वो बड़ा फिर बदनाम हुआ, अगर इफ्तिखार चौधरी साहब ने उसको खत्म कर दिया, इतनी तो मुन्नी भी बदनाम हुई थी। वो केसेस खत्म करने की बात थी। NRO का मतलब कि आप कोई केस है वो खत्म कर दें। ये तकर्रुर तबादला इधर गया उधर गया, ये पता नहीं अब उसमें शामिल होता है नहीं। बाबर साहब का ख्याल है जी ये NRO में शामिल है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि आप उसमें नहीं कर सकते, सियासी मसले हैं, ये इसी तरह से पॉलिटिक्स चलती है पाकिस्तान में। बाबर डोगर साहब अब बताएं, ये जो मुलाकात हो रही है क्या ये शीन निकल आई है? नून में से शहबाज शरीफ साहब जनाब आगे हैं, अगरचे बिलावल भुट्टो खुद कहते थे जी हमजा को आगे करें, शहबाज शरीफ से मिलेंगे, मुलाकातें जेल में जाकर होती नहीं, आज वो नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान को बुला रहे हैं, वो चाहते हैं कि PDM दोबारा इकट्ठी हो, पीपल्स पार्टी साथ आ जाए, ANP दोबारा साथ आ जाए। अगरचे अब माशी तौर पर लग रहा है कि वो जो बहरान कोई खुदा न खासा हो सकता था वो तो चला गया। फिर ये उम्मीदें थी अपोजिशन को कि जी अल्लाह माफ़ करे, मुझे सोचते भी डर लगता है कि जी ये कोई जिस तरह वबा है कोरोना, इसका कुछ इस तरह का हो गया तो नाकामी होगी, इमरान खान की ढूंढते रहे। वो इस वक्त क्राइसिस नहीं है। हाँ, विद इन PTI जरूर नजर आ रहा है, यही जो हमने डिस्कस किया सारा। तो शहबाज शरीफ साहब इसको कैश कर पाएंगे? ये सारे जो मुलाकात, ये उन्होंने इशाया दे दिया बैठक, और इस बार जरदारी साहब को खौफ भी कोई नहीं है कि पेट फाड़ेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। उसामा साहब, एक दौर था कि जब शहबाज शरीफ ये कहा करते थे कि मैं आसिफ अली जरदारी से मैंने कभी हाथ ही नहीं मिलाया, और फिर ये कि मैं पेट फाड़ के उनका लूटा हुआ पैसा निकालूंगा। और आसिफ अली जरदारी एक करप्ट आदमी है और मैं उस करप्ट आदमी से हाथ मिलाना पसंद नहीं करता। ये ऑन रिकॉर्ड पर उन्होंने ये बातें की हुई। सही। फिर क्या हुआ कि एकदम वो PDM का इजलास भी बुला लिया। वो PDM जिस पे मौलाना फजलुर रहमान थे वो बात करने को तैयार नहीं थे, उनसे मिलने को तैयार नहीं थे। उसामा साहब, अब उस जो PMLN के अंदर जो वो लोग जो शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं, आप देखेंगे, आप शहबाज शरीफ जावेद लतीफ़ के घर नहीं गए, हमजा शहबाज जावेद लतीफ़ के घर नहीं गए, मरियम चली गई, कैप्टन सफदर चले गए, ख्वाजा साद चले गए, दूसरी लीडरशिप चली गई, लेकिन वो नहीं गए। उनका बयानिया बड़ा क्लियर है, वो बिल्कुल क्लियर खड़े हुए हैं। ठीक, बढ़िया। अब वो इस्लामाबाद में हैं, आप देखें कि वो कैनेडियन एम्बेसडर के साथ मिले, वो चाइनीज़ हाई कमिश्नर के साथ मिले, वो ब्रिटिश हाई कमिश्नर के साथ मिले, वो मुख्तलिफ हाई कमिश्नर से मिल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने इशाया भी दे दिया सारी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को। इसका मतलब ये है कि उन्होंने सूबाई सियासत को खैरबाद कह दिया है। सूबाई सियासत को खैरबाद कह रही है। ये अब वो नेशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो मरियम PM हाउस में बैठकर किया करती थी। मुझे याद आ रही है उनकी मुलाकातें सुफरा से। सर, मरियम ने बड़ी ट्राई की कि कोई एम्बेसडर्स उनसे मिले या ये मिले, लेकिन चूंकि उनका एक कंट्रोवर्शियल स्टेटस है तो उनको वो एम्बेसडर अवॉइड ही करते हैं कि वो उनसे ना मिला जाए। ठीक, तो शहबाज शरीफ के लिए फील्ड ओपन है। अपोजिशन लीडर है, बीइंग अपोजिशन लीडर वो एम्बेसी से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उनसे मिल भी सकते हैं, और वो बड़ी स्पीड से मुलाकातें कर रहे हैं। उससे एक तो गवर्नमेंट को ये मैसेज चलता है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब एक्टिव हो गए हैं। दूसरा, उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को भी ये कह दिया कि ना आप 2022-23 जो है इलेक्शन का साल है उसकी तैयारी करें। अच्छा। और साथ साथ उनका 22-23 या 23? 22-23 उन्होंने, सर जो मैं वर्ड उन्होंने कन्वे किया वो है 22-23। इलेक्शन 22 को भी हो सकते हैं, 23 को भी हो सकते हैं। ठीक, कबल अज़ वक्त, लेकिन किसको नहीं उन्होंने कहा। ठीक है, चलो फिर भी सर, फिर भी 23 से पहले तो शहबाज शरीफ तो 2022-23 का इलेक्शन दिन में रखे उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक, उस समय वो एम्बेसडर से मिल रहे हैं, हाई कमिश्नर से मिल रहे हैं। उसके साथ साथ ये था कि अपना नेशनल इमेज बेहतर करने के लिए वो पार्टी के साथ हाथ मिलाने को भी तैयार है, ANP के साथ भी हाथ मिलाने को तैयार है। वो सारी पॉलिटिकल पार्टी को साथ लेके चलना चाह रहे हैं ताकि माजी में फ्यूचर में अगर कोई ऐसा मौका मिले तो उनका एक ऐसा इमेज सामने आए जिस पर सारी पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ चलने को तैयार हो जाए। और एक जुमला चौधरी निसार साहब के लिए, वो गए और हलफ नहीं उठा पाए।
उसामा साहब 3 साल तो खैर उनको ख्याल ही नहीं आया कि उनकी इलाके में उन्होंने रिप्रेजेंटेशन देनी है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ था मैं वहीं पर था, आज मौजूद था। आज वैसे जो मैंने उनकी बेबसी देखी है, मुझे बड़ा तरस आया चौधरी निसार पे। न वो वहाँ पर स्पीकर चैम्बर में बैठे हुए थे, ना स्पीकर थे ना डिप्टी स्पीकर थे। राजा बिशारत वहाँ पर मौजूद थे, वो उन्होंने उनको मिलना पसंद नहीं किया, कोई मिनिस्टर उनके चैम्बर में नहीं किया। नून लीग ने उनसे थोड़ी सी पीछे हट के रही, उन्होंने भी उनको कोई वो भी ये चाहे थे कि उनकी मुलाकात चौधरी निसार उधर ना आए। बेचारा अकेला ही बैठा रहा और उनको वहाँ पर असेंबली सेक्रेटरी ने ये कन्वे कर दिया कि चौका स्पीकर डिप्टी स्पीकर नहीं है, आपका हलफ नहीं हो सकता। हालांकि ये गलत है, चेयर ओथ ले सकती है, जब मेंबर असेंबली में चला गया उसका ओथ हो सकता है, लेकिन जानबूझ के उनका ओथ नहीं लिया गया। और ये भी इतलात है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आ रहा है जिसके तहत वो तमाम लोग जिन्होंने सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में ओथ नहीं लिया वो डिस्क्वालीफाई हो। 90 दिन तक जो बंदा हलफ नहीं उठाता, इस बात की भुनक चूंकि चौधरी निसार अली खान को पड़ गई और आपको बहुत पहले मैंने बता दिया था कि वो हलफ उठाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 24 मई को मैंने कहा कि आएंगे, बिल्कुल आपने वो आए। अब चौधरी निसार अली खान जब आए और डोगर साहब ने बात की है, चौधरी मोहम्मद खान भट्टी जो सेक्रेटरी असेंबली उनसे वो मिले हैं, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर वहाँ पे नहीं थे, उन्होंने वहाँ पे बाकायदा उनकी अदम मौजूदगी में उन्होंने कहा कि मैं हलफ ले सकता हूँ, क्योंकि असेंबली के रूल्स जो 15 है, इन रूल 15 के मुताबिक उन्होंने कहा कि पैनल ऑफ जो भी डोगर साहब मुताबिक चेयरमैन जो हलफ ले सकता है, और उन्होंने रूल्स की कापी भी स्पीकर पंजाब असेंबली को दी। अब ये एक बड़ी बात है, जब वहाँ पे पहुँचे मीडिया ने उन पर सवालों की पिछाड़ की, वो चुपचाप बैठे रहे, इस तरह का वो मिले भी नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी है, उनका ये फैसला जो हलफ उठाने का फैसला जो है एक सियासी डेवलपमेंट के पेश नज़र जो है उन्होंने किया, और एक वो नहीं ये सियासी डेवलपमेंट है, ऑर्डिनेंस वाली भी है, और जो ये अब नो कॉन्फिडेंस की मूव है और जो एक्टिविटीज में का बहुत तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं, और जो रात की तारीकी में कोऑर्डिनेट जो लाया जा रहा है उस हवाले से उन्होंने बात की है। इमरान खान साहब के हवाले से जो उन्होंने कहा कि बहुत सारे उनके दोस्त हैं और उनको मशवरे की ऑर्डिनेंस आएगा और हलफ ना लिया हुआ तो उनकी रुकनीत खत्म हो सकती है। तो अब मामला ये है कि मेरे ख्याल वो अदालत में भी जा सकते हैं। मामला पता क्या है, लेकिन उनका असेंबली में आना, लेना, इसका मतलब है कि पुरानी अदावत है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रेज लाई को नून लीग में एंटर होने से जो रुकावट थी सबसे बड़ी वो चौधरी निसार था। चौधरी निसार चौधरी प्रेज लाई की शदीद मुखालफत करते रहे हैं। चौधरी निसार को तो नवाज शरीफ लिफ्ट नहीं कराते थे, वो तो बेचारे हर वक्त नाराज रहते थे। शहबाज शरीफ उनको रोज मनाते थे, नवाज शरीफ उनको लिफ्ट नहीं कराते थे। अच्छा सर, ब्रेक हो रही है, ये बड़ा हम आपने सारा कुछ बताया, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब की एक्टिविटीज हैं उस पर एक जुमला मुझे ब्रेक का कह दिया गया। शहबाज शरीफ साहब जो है मेरा ख्याल वो किसी कहते हैं ना 2 कश्तियों का सवार या 2 घरों का मेहमान भूखा रहता है, वो अब उनको मरियम और शहबाज शरीफ साहब वो करने देंगे जो शहबाज शरीफ साहब करना चाह रहे हैं मिलकर? नहीं। चले जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे ये शुगर माफिया कितना ताकतवर है कि अपनी मर्जी से लेजिस्लेशन में भी चेंजेस करवा सकता है, इसकी बात होगी, और वज़ीर आज़म के ISI हेडक्वार्टर के दौरे की। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया है और तीनों सर्विसेज चीफ्स भी वहाँ पर मौजूद थे। ये बड़ा अहम दौरा कहा जा रहा है। अभी आपने देखा कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो कुछ आपने देखा उस तनाज़ुर में बड़ा अहम है, और अभी ये खबर भी आई है कि मोहम्मद यूसुफ साहब जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनकी मुलाकात हुई अपने हम मनसब से, अमरीकी हम मनसब से। ये बहुत अहम है। पेंटागन की तरफ से ये खबर रिलीज की गई है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस और ग्राउंड स्पेस ये हमारे पास मौजूद रहेगी अफगानिस्तान से इनखला के बाद भी। तो पाकिस्तान पर अमेरिका बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है उसके बाद भी। तो बाबर डोगर साहब, आपको क्या लग रहा है ये जो इसमें, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स आती हैं वो बड़ी नपी तुली होती हैं कि अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल मुल्क की, उस तनाजुर में ये दौरा हुआ है, आप क्या कहेंगे इस दौरे के बारे में? उसामा साहब, बहुत सारी स्पेकुलेशन थी, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी। बाज़ मीडिया जो थे, मीडिया के लोग जो थे वो एक तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि शायद सिविलियन गवर्नमेंट और
एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पेज पे नहीं है और डिफरेंसेस हैं सर। पूरे और इस पे वीलॉग्स पड़े हुए हैं कि लड़ाई हो गई और इस पे ये था कि जी शायद गवर्नमेंट और जो फौज है इसके दरमियान इख्तिलाफात हैं और दोनों एक पेज पे नहीं है। और इस तरह से जो आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने जो मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की, उसके बाद इमरान खान साहब ने की, तो उसको भी एक ख़ास पराया दिया जा रहा था, उसको भी एक ख़ास रंग दिया जा रहा था कि जैसे गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है इनके दरमियान इख्तिलाफात मौजूद हैं। तो ये जो आज की मीटिंग है इस हवाले से बड़ी अहम मीटिंग है। देखें आज उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी थे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी थे और उसके साथ साथ डीजी ISA जो उन्होंने उनका वहाँ पर इस्तकबाल किया और चेयरमैन तमाम कमेटी भी थे, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी थे। तो आर्मी की जो टॉप ब्रास थी वो सारी वहाँ पर मौजूद थी, आर्मी के सारे विंग्स वहाँ पर मौजूद थे, विंग्स हेड वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से जो चीज़ें थी उनको डिस्कस किया गया। ख़ास तौर पर इस वक्त अमेरिका का जो अफगानिस्तान से इंखला है वो बड़ा अहम है। इंखला के बाद जो सिचुएशन वहाँ पर बननी है वो बड़ी अहम है, क्योंकि ये भी इतलात है कि वहाँ पर खाना जंगी स्टार्ट हो सकती है। सारे जो बड़ी ताकतें हैं वो वहाँ पर स्टेक होल्डर हैं, चाइना वहाँ पर स्टेक होल्डर है, रशिया स्टेक होल्डर है, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो पाकिस्तान है कि पोस्ट अमेरिकन जो वहाँ से विड्रॉल है उसमें जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो पाकिस्तान है। अगर वहाँ पर खाना जंगी होती है, अगर वहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती तो उस समय जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो पाकिस्तान का होगा। अभी फिर रिसेंटली जो अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो जर्मन के टीवी को इंटरव्यू दिया जिस तरह से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोले हैं, वो पाकिस्तान का बड़ी कंसर्न सिचुएशन है कि पाकिस्तान जो अपनी पूरी कुव्वत लगा रहा है कि वहाँ पर अमन हो, पाकिस्तान जो अपना जिसके रोल को सारी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, अमेरिका अप्रिशिएट कर रहा है, दुनिया की दूसरी ताकतें अप्रिशिएट कर रही हैं। अफगानिस्तान के जो सदर है वो इंडिया के कहने पर इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो इसका भी पाकिस्तान बड़ा कंसर्न है उस पर। अच्छा, जहाँ तक बात यह कि एयर स्पेस यूज़ करने की इजाज़त दी गई या एयर बेस, तो माजी में बड़ी देर से अमेरिका इस्तेमाल करता रहा है, ये पहली गवर्नमेंट तो नहीं है, पिछली गवर्नमेंट में भी वो इस्तेमाल करता रहा है। अमेरिका भी वहाँ पर एक स्टेक होल्डर है, उन्होंने वहाँ से विड्रॉल करना है, तो वो जाएंगे कहाँ से, वो कहाँ से जाएंगे? तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो है वो अफगानिस्तान में अमन का क़याम है, ख़ास तौर पर अमेरिकन विड्रॉल के बाद। और ऐसी सूरत में जब सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की तरफ लगी हुई हैं जी, और जिस तरह से अफगानिस्तान में अभी से खाना जंगी स्टार्ट हो गई है, आपने देखा कि 1-2 काबुल में बड़े खौफनाक किस्म के ब्लास्ट हुए हैं, स्कूलों पे अटैक हुआ है, तो इसमें पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल है। तो वो ऑफकोर्स पाकिस्तान ने वो रोल प्ले करना है, और जब तक सिविल और आर्मी लीडरशिप एक पेज पे नहीं होगी वो रोल अदा नहीं किया जा सकता। अच्छा असद खरल साहब, ये अफवाहें बार बार क्यों आ जाती हैं कि जनाब एक पेज पे नहीं है, वो माजी चुके था और हमारा रहा है, वो नून लीग के दौर में भी आ जाती थी, उस तरफ से ये चीज़ें फैलाई जाती हैं। कुछ होता है, इख्तिलाफात होते होंगे, लेकिन उसको ये कहना कि जनाब कोई पता नहीं लड़ाई हो गई है, ये गए वो गए, एक तो ये चीज़, और फिर क्या ये तासुर भी इससे ख़त्म होता है या इसकी परवाह नहीं की जाती इतनी बड़ी मीटिंग्स में? क्योंकि ऐसे लोग आए, सिर्फ ये तो नहीं होगा वो तासुर ख़त्म हो, साथ वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन जिस तरह बाबर साहब ने बताया कि अफगानिस्तान में ये जो अमेरिकी फ़ौज का इनखला है, जिस तरह वो शिकस्त खुर्दा होकर यहाँ से अब निकल रहे हैं, ये सारा वो डिस्कस हो रहा है कि क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करना, क्योंकि वो ईरान के आज जिस तरह ये दो बड़ी अहम इवेंट है, एक जिस तरह इमरान खान साहब के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है डॉक्टर मोईद यूसुफ की अमेरिकी हमन सब से जो मुलाकात है इसकी उन्होंने तस्दीक भी की है, और दूसरी ये मीटिंग, और मीटिंग के अंदर आप देखिए शामिल कौन थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जी, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जी, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, वज़ीर इतलात व नशरियात जो हैं फवाद चौधरी साहब, अब ये तीन वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, मैं नाम मिस कर गया, उसके बाद जिस तरह तीनों सर्विसेज चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और DG ISI जो है उन्होंने इस्तकबाल किया और वहाँ पे उनको ब्रीफ किया गया। यानी ये इसमें बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव इशूज़ थे, नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ खित्ते के हवाले से मामला, पाक जो भारत उस हवाले से जो इनखला के बाद जो पोस्ट उसका जो पाकिस्तान के ऊपर जो इफेक्ट आएगा, फिर जिस तरीके से जो इनखला चाहता है अमेरिका और जो स्पेस की बात कर रहा है, एयर बेस की बात कर रहा है, उस हवाले से उसको अगर दिए जाते हैं उसके क्या पॉजिटिव या नेगेटिव क्या उसके पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, नेगेटिव क्या हो सकते हैं, ख़ास तौर पर फिर उसके साथ साथ जो इजराइल जो है जिस तरीके से फ़लस्तीन के ऊपर ये सारा जो मामला है उस हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत का, जिस तरह दीगर इस्लामी मुल्क के ममालिक की अगर बात की, अरब कंट्रीज़ की बात की जाए, उस तरह से वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा।
ये सारी चीज़ें जो इसमें डिस्कस हुई हैं, इसमें बिल्कुल इस तरह का कोई जो बातें हैं कि जो एक पेज पर नहीं है, इस तरह की कोई डिस्कशन नहीं हुई। इसमें कुछ सियासी मामला डिस्कस नहीं हुए कि शहबाज शरीफ, नून लीग, शीन लीग, प्योरली एक नेशनल सिक्योरिटी के वाले से। और इसमें कुछ इंटेलिजेंस बहुत एक इनपुट्स थी। रिसेंटली आप देखें DGIS ने दौरा किया सऊदी अरब का, आर्मी चीफ ने दौरा किया, उसके अलावा कुछ ममालिक के DGIS और आर्मी चीफ जो है उन्होंने दौरे किए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के कुछ सरबराहान ने जो स्टेट हेड्स हैं या उनके जो ज़िम्मेदारान हैं, इस तरह वज़ीर ख़ारजा जो है उनकी मुलाकातें, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, खतूत के तबादले हुए। तो वो सारी एक चीज़ें थी कि किस तरीके से इन चीज़ों को टैकल किया जाना। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है उनकी भी ये थी ख्वाहिश थी, और आर्मी चीफ और DGIS भी चाहते थे कि इस हवाले से जो लोग जो बेपरखियाँ उड़ा रहे, एक तो उनका मुँह काला हो, जो झूठ बोलने वाले हैं झूठों का मुँह काला होना चाहिए, और दूसरा ये अस्करी और जो सियासी जो क़यादत है सिविलियन, उसके दरमियान कुछ लोग जो है वो रिफ्ट पैदा करने की जो कोशिश कर रहे थे। इसमें सिर्फ ये जेस्चर दिया गया है, इसमें ये नहीं है कि एक दूसरे को आपस में कोई उन्होंने अच्छा ये बताएं कि हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से डॉसिर दिया गया है इंटरनेशनली, और वो चीज़ें सही नज़र आती चली गई, साबित होती चली गई। किस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन, वहाँ पर भारत के जितने भी कॉन्सुलेट हैं या एम्बेसीज हैं, वो क्या वहाँ पर हो रहा है, ऑडियो वीडियो, हत्ता कि कमाल ये था कि उसमें सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस तक थी, ये अकाउंट नंबर से ये आ रहा है, और वीडियो कॉल्स, किस तरह वो ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह तुमने लगानी है डिवाइस, किस तरह तुमने बंदे को वहाँ पर मारना है, क्या करना है। तो अब ये भी खतरा है कि जिस तरह अमेरिका यहाँ से निकल रहा है, तो अब अमेरिका तो हाथ साफ कर देगा जी, अब तो हमारा तो बिल्कुल ही रोल ही नहीं है। उसामा साहब, अमेरिका पहले भी उनके अपने लोग जो जिम्मेदारान, उनकी बुक्स आ चुकी हैं, उनके इंटरव्यूज़ आ चुके हैं, वो खुद एडमिट करते हैं कि हाँ हमने पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की। देखिए, जब एक दुनिया की जो दुनियावी सुपर पावर थी रशिया, उसको अगर उसको ख़त्म करके और उसको नाकाम करके अमेरिका को दुनियावी सुपर पावर अगर बनाया, तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका था? पाकिस्तान का। और पाकिस्तान का रोल किसके ज़रिए था? पाकिस्तान की आर्मी और ISI के ज़रिए था। और उसके बाद जो वही जाती जो बड़े प्यारे लगते थे अमेरिकियों को, उनको जो उन्होंने वेपन्स दिए, उनको ट्रेनिंग दी, उनको पैसा दिया, और उसके बाद उन्होंने रशिया को जो नाकाम किया, पाकिस्तानी फ़ौज और हमारी ISI उनके ज़रिए उनको डिफीट किया, वो सारा असला वो भी उनके पास आ गया। उसके बाद वो जो जहादीज थे वो दहशतगर्दी ने कहा के बन गए, उनको छोड़ दिया। पाकिस्तान सबसे बड़ा इस पुरअमन इनखला का जो विक्टिम होगा दोबारा फिर वो पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान में जितनी ये जंग हुई, ये दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, वो रिएक्शन किस चीज़ का था? देखिए, ये तालिबान क्यों बने? ये दहशतगर्दी अफगानिस्तान से पहले कभी क्या पाकिस्तान के जो तालिबान है ताना दिया जाता था। मेजर जो जनरल नसीरुल्लाह बाबर जो है, बेनज़ीर भुट्टो जो है, उनको ताना कि उनके बच्चे हैं, आपको पता है ना। इमरान खान साहब को तालिबान खान कहा जाता है। नवाज शरीफ साहब जो है उसामा बिन लादेन से पैसे लेने की चीज़ें आती हैं सामने। एक चीज़ तो मामला ये है कि अमेरिका हमेशा ही ऐसे करता है, अमेरिका अपना मतलब निकालता है, बरतानिया हो, अमेरिका हो, कोई भी मुल्क, एक बड़ी वो अपने मतलब की जब बात आती है। से पहले एक चीज़ बड़ी अहम है, जो क्योंकि आपने ये बात कही कि जी वो सारा कि जी आर्मी चीफ इधर हैं और पता नहीं ISI चीफ वो बात कर रहे हैं, इमरान खानी बात करें, पता नहीं क्या होगा, ये होता रहता है हमारे यहाँ, चलता रहता है। इसमें एक बात बड़े सीनियर सहाफ़ी, मैं नाम नहीं लूँगा इज़्ज़त के हवाले से क्योंकि बुरी बात है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि जिन्होंने कहा कि जी तालिबान नाराज़ हो गए हैं, अफगान तालिबान पाकिस्तान से, वो कह रहे हैं कि जी ये तो हम तो पाकिस्तान की नहीं सुनेंगे, ये है वो है, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। तालिबान को स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी कि जी पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं कर सकते। ये अफगान तालिबान की तरह TTP की बात और है, वो तो दहशतगर्द और जिस तरह आपने देखा वो है। तो ये क्यों होता है? वही आपने बात की जी, वो कभी ये आ जाता है जी लड़ाई हो गई जी इदारों में आपस में, और कभी ये इस तरह साहब पाकिस्तान गवर्नमेंट की, पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है। उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ सारी दुनिया को ये बताया हुआ है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान ऑपरेट कर रहे हैं उन पे 100% पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है। हाँ, उनमें से कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर शायद उनकी बात सुन ली जाती है, मान ली जाती है, लेकिन ये कहना कि 100% पे उनका कंट्रोल है, ये गलत बात है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि कतर का है, सऊदी अरब का है, तुर्की का है, इस तरह कुछ लोग सुनते हैं। तो सर, जिन पे इनका कंट्रोल है उन पे हम इन्फ्लुएंस करते हैं, और जो दुनिया जो सारा जो अमन आ रहा है। सर ब्रेक का वक्त है, ब्रेक का वक्त है। अब शुगर माफिया पर किसका कंट्रोल है? वो तो कानून साजी भी कंट्रोल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, ब्रेक के बाद।
अब पता चला। अब पता चला। शुगर माफिया कितना ताकतवर है इसका अंदाज़ा लगाइए। एक मिसाल सिर्फ कि एक कानून पेश होता है पंजाब असम्बली में, यानी पंजाब में आना है एक कानून शुगर के हवाले से, इसकी क्रशिंग के हवाले से, और जनाब पता चलता है कि वो कानून सेक्रेटेरिएट में कहीं इधर उधर हो गया। अब मैं मुख्तसर अर्ज़ कर देता हूँ कि जितनी भी असम्बलियाँ होती हैं, सूबाई असम्बलियाँ भी और कौमी असम्बली या सेनेट, इसका बुनियादी काम है कानून साजी, कानून बनाना। और इसमें स्टैंडिंग कमेटियाँ बनाई जाती हैं इसलिए कि अब इतने सैकड़ों इसमें रुकन होते हैं कि फिर हर कोई अपनी बात करेगा। एक कानून आ रहा है, उस पर मैं तजावीज़ ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, तो बहुत देर लग जाएगी। तो स्टैंडिंग कमेटियाँ बना दी जाती हैं जिसमें सारी पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन जो भी हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर पर बना दी जाती है, कोई ज़राअत पर बना दी जाएगी, माहौलियात पर बना दी जाएगी, इस तरह कमेटियाँ होती हैं। कोई भी कानून हुकूमत लाती है तो उसमें पेश होता है, उसमें फिर वो निटिग्रिटीज़ या जो चीज़ें मेन तय होनी है वो हो जाती हैं। अब वो हो गया और वो मुसव्वदा फिर असम्बली सेक्रेटेरिएट में भेजा जाता है कि उसके बाद फिर वो असम्बली में पेश होगा और फिर एक वोटिंग होगी और मेजॉरिटी अगर आ गई तो वो पास हो जाएगा। अब हुआ ये कि मुसव्वदा जब पेश हो गया सारी उसमें बहस वगैरह के बाद तो उसके बाद जनाब वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन गर्देजी साहब कह रहे हैं जी ये तो तब्दील हो गया है, ये तो स्टैंडिंग कमेटी में था ही नहीं। असद करल साहब, ये कैसे मुमकिन है? क्या मतलब ये लोग कानून भी बदल सकते हैं? इनके हाथ असम्बली तक पहुँच जाते हैं, मेंबरान तक पहुँच जाते हैं। देखिए मामला देखने का ये है कि डोगर साहब भी असम्बली को देखते हैं, बीट करते हैं, हम भी चीज़ें मुख्तलिफ देख रहे होते हैं। मेरे लिए ये एक अब नॉर्मल सी बात लग रही है, मुझे एक अचंभे की बात है कि पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि एक मुसव्वदा था, एक स्टैंडिंग कमेटी के सामने एक पेश हुआ और उसके बाद सेक्रेटेरिएट के अंदर उसको असम्बली सेक्रेटेरिएट जो है उसमें अपनी मर्ज़ी की अमेंडमेंट डाल के और जो पहले से वहाँ पे डिस्कस हुआ, जो फाइनलाइज हुआ, उसकी बजाय कोई नई चीज़ आ गई और वो भी उसके बरक्स आ रही। अब सैयद हुसैन जहानिया जो गर्देजी साहब हैं, वज़ीर ज़राअत हैं, और वो ये बात कर रहे हैं, वो ये भांडा फोड़ा है उन्होंने, और उन्होंने कहा कि जनाब ये किसी सूरत हम तस्लीम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जो किसान इत्तेहाद जो है उनकी जानब से जो अहदेदारान है वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो नया कानून है, और जिस तरह जो हुसैन जहानिया जो गर्देजी साहब है, और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि ये जो खुफिया वारदात हुई है कि जो किसानों के हक पर डाका डाला गया। अब देखें ना, हम अप्रिशिएट कर रहे थे कि पहली दफ़ा पंजाब हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान की मरकज़ में हुकूमत है और PTI की पंजाब में हुकूमत है, पहली मरतबा, चूँकि मेरा भी किसान बरादरी से तल्लुक़ है, कम्यूनिटी से, तो पहली मरतबा हुआ कि किसानों का भी कोई वाली वारस आया। हालांकि असम्बलियों में, क्योंकि बहुत सारे तो जितने भी जो हुकूमतें आती हैं उसमें शुगर माफिया तो हर हुकूमत के अंदर बैठा होता है, तो कभी भी किसानों के हक की बात नहीं की। हम हमेशा देखते थे कि किसान जो है CPR जो पर्चियाँ बोलते हैं उनको थमा दिया जाती थी। पहले जो कमाद की ट्रालियाँ लेके जाते थे तो जो बड़े ताकतवर जो मिल ऑनर थे, जो हुकूमतों के अंदर बैठे थे, हांग के लोकल पुलिस के ज़रिए, इंतजामिया के ज़रिए जगह जगह पे चेक पोस्टें, नाके लगाकर उनकी ट्रालियाँ अपनी मिलों में ज़बरदस्ती ले जाई जाती थी, अपनी मर्ज़ी के उनको कम से कम रेट दिए जाते। फिर कई कई दिन ट्रालियाँ खड़ी रखी जाती थी ताकि कमाद जो है उसमें जो प्रोडक्टिविटी है, शुगर ज़्यादा से ज़्यादा है और उसका वज़न कम से कम हो जाए, यानी जो अगर वो उसमें आ जाए, लेवल ज़्यादा हो जाए। फिर उसके अंदर अपने एजेंट खड़े कर दिए जाते जो सरकारी रेट होता था, ताकि उससे कम रेट पर अपने एजेंटों के ज़रिए वो कमाद अगर 150 या 120 रुपये रेट होता था मन का, पहले उसका वज़न कम हो गया, फिर वो खड़ा रखा गया, फिर 120 की बजाय वो कहते जनाब 110 रुपये ले लें या 100 रुपये ले लें, वो अपने बंदों के ज़रिए और फौरी ले लें, वरना आपको पता ही है कि CPR की पर्चियाँ आपके हाथ में थमा दी जाएंगी और कई सालों तक आप इसके पैसों के लिए तरसेंगे। अच्छा। अभी फिर वो डाका डाल गया। पहली दफ़ा हुआ है कि ज़ाहिर ज़मान ये कमिश्नर, केंद्र कमिश्नर, पंजाब गवर्नमेंट ने कमेंटमेंट लाई, मिलों को पाबंद किया गया, किसानों के पहली मरतबा जो 2-3 सालों में अभी हुकूमत में उनके वाजबात ज़ीरो थे। अब क्या होगा, 100 अरब किसानों का नीचे लग जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा, पहले जो होती थी इनको यानी क्रशिंग सीजन जो ही शुरू होना है उसके फौरी पेमेंट होनी थी। अब ये है कि वो कह रहे हैं कि 5-6 माह तक जो वो रख सकते हैं पैसा। अब अच्छा। किसान का कबाद है, पहले वो कबाद उगाता है, फिर यहाँ पे ले जाता है, जलीलो ख्वार होता है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सा रियासत मदीना है। इस समय इसका जो नोटिस लिया वो प्राइम मिनिस्टर ने लिया है
और किसान इत्तेहाद जो था, जिस दिन ये बिल पास हुआ उन्होंने उसी दिन इमरान खान को ये मैसेज भिजवा दिया कि हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे और इसको किसी सूरत में नहीं मानते। इमरान खान ने फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर पंजाब से इस पर रब्ता किया। चीफ मिनिस्टर पंजाब को पता ही नहीं था कि इस तरह का कोई बिल पास हुआ है असम्बली से। उसके बाद फूड मिनिस्टर से रब्ता किया गया, उसको भी नहीं पता था। महकमा फूड से रब्ता किया गया, उनको भी नहीं पता था। उन्होंने कहा जी हमने तो कोई इस तरह का बिल भेजा ही नहीं है। क्या बात वो ऑर्डिनेंस सुन लें, वो एक गवर्नर ने ऑर्डिनेंस जारी किया था जिसके तहत शुगर मिलें पाबंद थी कि वो 30 नवंबर तक 15 दिन के अंदर अंदर किसानों को उनके वाजबात अदा करें, अगर नहीं करेंगी तो उनको सजाएं होंगी। आप अंदाजा लगा लें कि शुगर माफिया कितना स्ट्रॉन्ग है कि पंजाब असम्बली में अचानक एक ड्राफ्ट तैयार होता है, वो ड्राफ्ट असम्बली के सामने आता है और वो ड्राफ्ट अप्रूव हो जाता है उस वक्त जबकि इमरान खान ये कह रहे हैं कि मैं शुगर मिलों के को एनआरओ नहीं दूंगा। गवर्नमेंट शुगर मिलों के खिलाफ एक स्टैंड लेके खड़ी हुई है। फेडरल गवर्नमेंट भी और पंजाब असम्बली एक बिल पास कर देती है जो टोटल उससे भी फर्क है, जिससे किसानों का गला काट दिया गया। कुछ था वो तब्दील हो गया, कोई नई कहानी डाल दी, वारदात उसमें डाल दी। अब इस समय असम्बली सेक्रेटरीट इन्वॉल्व है। अब उसकी जिम्मेदारी आती है स्पीकर पे। स्पीकर के अंडर सारा असम्बली का सेक्रेटरीट है। किस तरह से ये बिल इस तरह से चेंज हो गया कि वो गवर्नमेंट जो एक स्टैंड लेके खड़ी हुई है, वो मुंह के बल उनके मुंह पे एक तमाचा लगा आके ये बिल जो है कि किसान जो है उनके राइट्स को बिल्कुल बेड़ागर करके रख दिया। तो इस पे बाकायदा तौर पे चौधरी परवेज स्पीकर है डॉक्टर साहब, आप भी जानते हैं किसानों के बारे में लोग बड़े अप्रिशिएट करते हैं। वोट बैंक का किसानों पर है, वो स्पीकर है लेकिन ये जिम्मेदारी उनकी है, जिम्मेदारी आयद होती है। वो इस चीज को देखें किस तरह उनकी नाक के नीचे से ये बिल पास हो गया। जब महकमा कह रहा है हमें नहीं पता, मिनिस्टर कह रहा है मुझे नहीं पता, गवर्नमेंट कह रही है मुझे नहीं पता, तो असम्बली सेक्रेटरीट ने ये जो बिल होता है इसका ड्राफ्ट तैयार करना होता है, इसके बाद उन्होंने इसको असम्बली के अंदर पेश करना होता है। ये किस तरह से पेश हो गया? सेक्रेटरी असम्बली जो थे वो कहाँ पर सोए हुए थे, मुतलका कमेटियां कहाँ पर सोई हुई थी, ये सारा कुछ तो असम्बली के अंदर हुआ है। तो अल्टीमेटली ये जो एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये डिसाइड हुआ था कि आज इस बिल को जो है मुस्तरद किया जाएगा और नया बिल पेश किया जाएगा। लेकिन आज की तारीख तक कोई बिल जो है ना वो कोई बिल यहाँ पे पेश हुआ, ना कोई नया बिल आया, ना पिछला रिजेक्ट हुआ। तो उसामा साहब अभी तक शुगर माफिया जो है उसने साबित कर दिया है कि वो बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन और वजीर आजम इमरान खान साहब की बार वक्त जो मुदाखलत है वो काम भी तो दिखा गई है। डॉक्टर साहब ये भी तो बात करें ना कि उन्होंने अभी बिल वही है, बिल चेंज नहीं हुआ। बिल जब तक पास होगा तो फिर बात है ना, अब तो पकड़े गए। वो बिल तो पास हो चुका है। नहीं, ये जो अभी बात हुई है, ये जो उसमें चेंज किया है वो पास हो गया सर, असम्बली ने पास कर दिया। तो वो बिल वज़ीर आज़म साहब नोटिस तो लिया तो उसके वो तो बाद में नोटिस लिया जब बिल पास कर दिया असम्बली ने। अब वो वापस होगा। तो वापस होने के लिए इन्होंने कहा था कि पीर वाले दिन हम उसको नया ड्राफ्ट पेश करेंगे, उसमें नई अमेंडमेंट ले आएंगे। लेकिन अभी तक वो कोई ऐसा बिल असम्बली में नहीं आया। डॉक्टर साहब एक दिन में आपको पता ही है असम्बली में फौरन बिल कहाँ वापस आता है, 2-4 दिन तो लगेगी, सारी बात है। अब वो सारी बात उसमें देखेंगे। लेकिन खल साहब ये जो चीज है ना, ये चीज साबित करती है कि शुगर माफिया बहुत स्ट्रांग है इसमें तो और गवर्नमेंट उसके सामने बेबस है। और ये हर दौर में उसके सामने बेबस है। ये बात भी साबित करती है। ये भी एक चीज बता दूं कि बेतहाशा शुगर जिनको हम माफिया कहते हैं, उनकी अपनी शुगर मिले हैं, वो असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं। लेकिन साबर ये भी करती है कि पहली दफा पंजाब में किसानों को पैसे 2 साल फौरी ठीक। अच्छा सर, टाइम खत्म हो गया, लेकिन इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये किस तरह से हो गया है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।